Hello friends, welcome back to my YouTube channel Theories of Physics. This is Dheeraj Maurya, a physics teacher, a physics learner. Today we will discuss about invariance of Newton's law of motion under Galilean transformation. It means GT. फ्रेंड्स, हमने कल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ढेर सारी चर्चाएं की और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो हमने आपको कल क्या बताया था कि जैसे हमारे पास कोई फ्रेम होता है, ठीक है, एक फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, इसको हम नाम दिए थे यस फ्रेम, ठीक है, और एक हमारे पास मूविंग फ्रेम था फ्रेंड्स, मूविंग फ्रेम्स, ठीक, यस प्राइम फ्रेम, ठीक। एक हमारे पास मूविंग फ्रेम था जो कांस्टेंट वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से x की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। तो हमने इससे क्या दिखा कि जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसकी पोजीशन अगर आप यस फ्रेम से देख रहे थे तो क्या बताए थे कि यक्स फ्रेम से इसकी पोजीशन क्या है, एक्स वाई एंड जेड, एंड टाइम क्या है इसका टी। एंड यस प्राइम फ्रेम से आप देखे थे तो इसकी पोजीशन क्या बताए थे कि किसी यस फ्रेम से, जब आप यस प्राइम फ्रेम से देखे थे तो इसकी पोजीशन क्या बताए थे कि एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम एंड टाइम टी। मतलब यस फ्रेम से देखने पे टी टाइम पे इसकी लोकेशन ये है, एंड यस प्राइम फ्रेम से देखने पे इस पॉइंट की पोजीशन टी प्राइम टाइम पे इतनी है, ठीक है। तो आज हम और इन में एक अच्छा रिलेशन आपको हमने एक्सप्लेन करके बताया था। वो रिलेशन क्या था जिसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो वो रिलेशन हमारा था कि जैसे एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। ये v क्या है, ये v जिस वेलोसिटी से, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारे यस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है वही है v। और y प्राइम हमारा क्या था, y प्राइम इक्वल टू y था, एंड z प्राइम इक्वल टू क्या था, z था, एंड t इक्वल टू t प्राइम इक्वल टू t, ठीक है। तो t प्राइम इक्वल टू t कैसे, जैसे अगर इस फ्रेम में जो घड़ी रखी गई है और जो इस फ्रेम में जो घड़ी रखी गई है वो दोनों सेम रेट से चल रही हैं, एक ही कांस्टेंट रेट से चल रही हैं। तो दोनों घड़ियां जो हैं सेम टाइम बताती हैं। कब सेम टाइम बताती हैं, कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, जिस इवेंट पे, जैसे हमने एक इवेंट लेके आपको बताया था कि जब O प्राइम और O एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ठीक सामने हैं, तब दोनों घड़ियों ने t इक्वल टू 0 और t प्राइम इक्वल टू 0 बताए थे। तो ये इन सब पे ढेर सारी चर्चाएं की गई थी। तो ये हो गया हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन, इस लोकेशन के लिए ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। तो अब पोजीशन के लिए तो हो गया। अब अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके लिए हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा। तो अब बात आती है व्हाट इज वेलोसिटी। तो यू कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी समय के सापेक्ष अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बदल रही है, पोजीशन बदल रहा है, तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो अगर हम यस प्राइम फ्रेम से काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। तो द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u ऑफ द पार्टिकल इन यस प्राइम फ्रेम इज ux। हमने क्या बताया, ux प्राइम क्या है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट इन यस प्राइम फ्रेम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ux प्राइम इक्वल टू dx प्राइम अपॉन dt प्राइम। dx प्राइम कहने का मतलब कि जो x कंपोनेंट है, जो x कोऑर्डिनेट है, यस प्राइम फ्रेम में जो x प्राइम कोऑर्डिनेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, d आप x माइनस वी टी, ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस वी टी अपॉन डी टी प्राइम, ठीक है। अब इसको हम और अगर सॉल्व करें तो आप क्या देख सकते हैं कि dx बाई डी टी, हम स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसको लिख सकते हैं आप। अब ये v क्या है, v ये है जिस वेलोसिटी से, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा यस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसलिए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया dt अपॉन dt, और
यहाँ देखिए डी प्राइम है और यहाँ हम डी टी लिखे हैं, तो टी प्राइम इक्वल टू टी, टी प्राइम इक्वल टू टी हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो टी प्राइम इक्वल टू टी हो गया हमारा, तो हम डी टी लिख रहे हैं हर जगह। अब ये हम जो हमारा ये यक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यस प्राइम फ्रेम है, उसको हम यस फ्रेम में लिखना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सारा कुछ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, तो ये डी एक्स अपान डी टी क्या हो गया, डी एक्स अपान डी टी ये हो गया हमारा क्या, यस प्राइम फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसका यक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू एक्स, ठीक है। अगर यहाँ प्राइम हम लगा के लिखे थे तो आप देखिए यहाँ प्राइम यू एक्स प्राइम था, यू एक्स प्राइम मीन्स हम क्या बताए थे आपको कि यक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यस प्राइम फ्रेम। अब ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, तो यक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यस फ्रेम। तो आप देखिए यू एक्स हो गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी और डी टी कैंसिल 1, ठीक है, यू एक्स माइनस 1। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब आप y और y प्राइम जो है हमारा y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो देखते हैं। तो y कंपोनेंट हमारा क्या है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम इज y u y प्राइम, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा d y प्राइम अपॉन डी टी प्राइम, इट्स सिंपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्राइम इक्वल टू y, तो आप यहाँ देख लीजिए ये हो गया d एंड टी प्राइम इक्वल टू टी यहाँ से, तो आप ये डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप क्या बोल सकते हैं कि इसको आप यू आई बोल दीजिए, व्हाट इज यू आई, तो आप कह सकते हैं कि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यस फ्रेम। तो ये हो गया हमारा। फिर वैसे सेम टू सेम हम जेड के लिए भी लिख सकते हैं, यू जेड प्राइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी जेड प्राइम अपॉन डी टी प्राइम। तो डी यू जेड प्राइम क्या है कि जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। तो डी जेड प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि जेड, यहाँ देखिए जेड प्राइम इक्वल टू जेड, तो आप यहाँ जेड प्राइम की जगह जेड लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन, ठीक है, यहाँ टी प्राइम होगा। अब टी प्राइम इक्वल टू टी, तो आप यहाँ डी टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी ठीक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अब डी जेड अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, यू जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन यस फ्रेम। ये यस फ्रेम में जेड वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट है इस पार्टिकल का। इसको मान लीजिए हम कोई नाम दे देते हैं पी, तो कहने में आसानी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को देखें, देखिए यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस बी, यू आई इक्वल टू यू आई प्राइम इक्वल टू यू आई, यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कि वेलोसिटी जो है ये ठीक है, और ठीक है फ्रेंड, तो ये आप देख सकते हैं वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम एक साथ लिखें, इसको अगर हम एक साथ लिखें तो क्या हो गया हमारा, यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, यू आई प्राइम इक्वल टू यू आई, यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो जेड कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो एक्स प्राइम फ्रेम में और एक्स फ्रेम में जो है वो दोनों बराबर है, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक्स प्राइम फ्रेम में इतना है और एक्स फ्रेम में ये है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है अलग अलग फ्रेम्स में इनवेरिएंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग है, ठीक है। तो हम इन इक्वेशंस को क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मिला के वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, तो एक्सेलरेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
क्या है हमारा एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम कि जैसे हमारा देखिए, अब ये इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी वेलोसिटी है, इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वही होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये पहले P1 थी पोजीशन इसकी पोजीशन P1 थी, अब इसकी पोजीशन P2 है। तो अगर आप P2 का कोऑर्डिनेट लिखें, P2 का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यस फ्रेम से, तो यस फ्रेम से P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? यस फ्रेम से P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? हम यहाँ लिख रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा, x प्लस dx। मान लीजिए ये dt टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर किया है, तो ये होगा हमारा इसकी पोजीशन या लोकेशन आप कह सकते हैं y प्लस dy एंड z प्लस dz, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है लोकेशन। एंड टाइम का क्या आप बताएंगे? टाइम का आप बताएंगे t प्लस dt, ठीक है फ्रेंड्स, आप टाइम का। और अगर यही P2 पोजीशन हम जो है यस फ्रेम से देखें, यस प्राइम फ्रेम से देखें सॉरी, तो आप क्या बताएंगे कि x प्राइम प्लस dx प्राइम। आप ध्यान से देखते रहिएगा, y प्राइम प्लस dy प्राइम, ठीक है। सब में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, dy प्राइम, ठीक है, प्लस z प्राइम प्लस dz प्राइम, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। और टाइम के बारे में आपका बताएंगे कि t प्राइम प्लस dt प्राइम। आसान है ना लिखना? तो ये देखिए कोऑर्डिनेट थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है, आप ऐसे ही समझिए। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे तो आप इसको ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। अगर हम यस प्राइम फ्रेम से काम करें तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे कि जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो है ax प्राइम, मतलब x कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन यस प्राइम फ्रेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी हमारी ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट यस प्राइम फ्रेम में क्या है हमारा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट यस प्राइम फ्रेम में क्या है? ux प्राइम। तो हम इसको लिख सकते हैं dux प्राइम अपॉन dt प्राइम, ठीक है फ्रेंड्स। आप एकदम ध्यान से देखिए, चीजें बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान देके समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो आप ux प्राइम को क्या लिख सकते हैं? ux माइनस v। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप dux को हम क्या लिख रहे हैं? ux, आप ध्यान से देखते चलिए, ux माइनस v, ठीक है, अपान आप क्या लिख सकते हैं? t प्राइम इक्वल टू टी। आप यहां से देखिए t प्राइम इक्वल टू टी, तो यहां हम dt लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत आसान चीजें हैं ये सब, बस आप थोड़ी सी ध्यान लगा के समझिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसको अगर और आगे ले जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं dux अपॉन dt, ठीक है। एंड ये व्हाट इज v इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ यस प्राइम फ्रेम। यस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इस हम -0, तो इक्वल क्या लिख सकते हैं? dux अपॉन dt, तो इक्वल क्या लिख सकते हैं? dux अपॉन dt ax लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या देखें हम कि ये ax क्या है? x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p इन यस फ्रेम, ठीक है। यहाँ प्राइम नहीं लगा है तो इसका मतलब यस फ्रेम की चीजें हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? ax प्राइम इक्वल टू ax, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि ay प्राइम इक्वल टू, ay प्राइम क्या होगा हमारा? dy प्राइम अपॉन dt, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ui प्राइम इक्वल टू, यहाँ देखिए ui, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन यहाँ सॉरी d प्राइम, तो ये t प्राइम क्या है? हमारा t है, तो यहाँ हम dt लिख सकते हैं आसानी से। बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो dy क्या है? dy को अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं? आप ये देखिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कहेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ए वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ए वाई प्राइम है ए इक्वल टू ए वाई। ठीक है, इसी तरह हम अपना जेड कंपोनेंट लिखते हैं, तो ए जेड प्राइम। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए आप यू जेड प्राइम को यू जेड ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, डी यू जेड अपॉन टी प्राइम को आप यहाँ से टी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से टी लिख लीजिए। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू, देखिए कितना आसान है ये क्या, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको पढ़ना बता दूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत आसान है ना। तो आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, जेड कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन यस फ्रेम। तो ये हो गया हमारा ए जेड प्राइम इक्वल टू ए जेड। ठीक है, आप ये रिजल्ट ध्यान में रखे रहिए, ए एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स और ए वाई प्राइम इक्वल टू ए वाई एंड ए जेड प्राइम इक्वल टू ए जेड। और आप इस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भी ध्यान में रखे रहिए, यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस बी, यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई, यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड। ठीक है, तो आप मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर लोकेशन या पोजीशन। और अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा क्या था, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा ये था कि यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, और वाई कंपोनेंट क्या था, वाई यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई। ठीक है, आप चीज़ें आसान हैं, आप याद करके रख सकते हैं, यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड। ठीक है, अब ये हो गई हमारा वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब हमारा हम एक्सेलरेशन लिखेंगे अपना। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था हमारा, ए एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। एंड ये हम लिखेंगे ए वाई प्राइम। ए वाई प्राइम क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी इन एस प्राइम फ्रेम। और ये किसके इक्वल है, वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत आसान है भाई। आप तीसरा जेड कंपोनेंट देख सकते हैं इसी तरह से, इक्वल टू जेड कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ आप देखिए कि एक्सेलरेशन जो है हमारा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट यस फ्रेम में, और एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट यस प्राइम फ्रेम में, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द एनी पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल acceleration of any particle is equal in all inertial frame। ठीक है फ्रेंड्स, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। लेकिन एक शर्त है। आप शर्त क्या है, इन सब चीज़ों की हमने शुरुआत कहाँ से की थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो आप यहाँ एक वो शर्त क्या लगाएंगे कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारी शर्त हो गई कि अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं तो किसी भी फ्रेम, किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, हर इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करते हैं, हालांकि जो इसमें त्रुटियां हैं वो लो वेलोसिटी वर्ल्ड में बहुत कम है, इट मीन्स नेग्लेजिबल हैं। ठीक है,
तो इसलिए हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड में जब भी काम करते हैं तो किन्हीं इनर्शियल फ्रेम में, हर इनर्शियल फ्रेम में हमारा एक्सेलरेशन जो होता है किसी पार्टिकल का वो इक्वल होता है हर इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो अब जनरली हमारी तो हम अब आगे की चर्चा करेंगे कि क्या न्यूटन्स लॉ जैसे फर्स्ट लॉ है वो तो इनर्शियल फ्रेम के लिए, हर इनर्शियल फ्रेम के लिए ट्रू है ही, सही है। लेकिन क्या बाकी जो लॉज हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ है, F=ma है, तो ये लॉज जो हैं क्या हर इनर्शियल फ्रेम में इनवेरिएंट रहते हैं, इट मीन्स इक्वल रहते हैं कि नहीं, ठीक तरह से काम करते हैं कि नहीं, आइए हम उसको देखते हैं। तो हमारा जो अगला टास्क है वो ये है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में या हर इनर्शियल फ्रेम्स में इनवेरिएंट होते हैं कि नहीं, इक्वल होते हैं कि नहीं, ठीक है। आइए हम उसको देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही तो हमारा इनर्शियल फ्रेम डिफाइन हुआ है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है दोनों हर इनर्शियल फ्रेम्स में, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में, मूविंग फ्रेम हो, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से या कोई रुका हुआ फ्रेम हो, तो हर फ्रेम में इनवेरिएंट है, हर फ्रेम में अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ देखिए न्यूटन सेकंड लॉ F=ma है, ठीक है, F=ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपकी और हमारी लाइफ में घटने वाली लगभग हर घटना वो न्यूटन्स लॉ से गवर्न होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, जिसमें मास है, वेलोसिटी है, फोर्स है, तो ये सारी चीज़ें न्यूटन्स सेकेंड लॉ से गवर्न होती हैं जनरली। और न्यूटन थर्ड लॉ से भी बहुत सारी घटनाएं गवर्न होती हैं। तो जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पैडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो सर्किल है वो घूमता है और आप आगे की तरफ मूव करते हैं। आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप उस पर भी फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह की ढेर सारी घटनाएं न्यूटन्स लॉ से गवर्न होती हैं। किसी भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, या हमें कोई भी वर्क करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और ये फोर्स आता कहाँ से है, फोर्स जनरेट कैसे होता है, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है, कहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है। तो आप समझिए कि फोर्स कहाँ जनरेट होता है कि जब दो चीज़ों में इंटरेक्शन होता है तो वहाँ फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि आप हमारे सोलर सिस्टम को ले लीजिए कि ये हमारे सन है, ये हमारी अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या आप चार्ज को ले लीजिए कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, या दोनों सेम चार्जेज हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे पे बल लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट करते हैं जिसके कारण इन दोनों पे फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगता है। तो देखिए ये तो कहने का मतलब कि फोर्स अगर लगना है, फोर्स जनरेट होना है तो दो चीज़ों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। या फिर आप मैग्नेट को ले लीजिए कि अकेला मैग्नेट किसी पे भी कहीं भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, जब तक कि आपको फोर्स का एहसास तभी होगा कि जब तक उसके संपर्क में आप दूसरी चीज़ें लाएंगे, आयरन से बनी हुई दूसरी चीज़ें या कोई सेम मैग्नेट ला देंगे, तभी आपको फोर्स अप्लाई हो पाएगा। जनरल ऐसे मैग्नेट पड़ा है तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि ये फोर्स अप्लाई कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो फोर्स कब जनरेट होता है, जब दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो F=ma जो ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, हम इसको बोल सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है ये S फ्रेम और S प्राइम फ्रेम में इनवेरिएंट है कि नहीं। तो आसान है प्रूफ करना, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हैं या प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो क्या आपका साइज बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता। क्या आपका वेट घट बढ़ जाता है, तो नहीं बढ़ता। कहने का मतलब कि किसी भी फ्रेम में आप रहें, चाहे वो मूविंग फ्रेम हो, चाहे कहीं रुका हुआ फ्रेम हो, तो उन फ्रेम्स में जो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मास वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इस तरह की ढेर सारी क्वांटिटीज जो हैं वो फोर्स भी, क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो ट्रेन में अलग फोर्स लगाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो अलग फोर्स लगाते हैं, नहीं। हर जगह अगर आप 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो आपको ट्रेन में भी और प्लेटफॉर्म पे भी दोनों जगह सेम इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम देखें
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम बात करें तो फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इस तरह की ढेर सारी क्वांटिटीज जो हैं हर इनर्शियल फ्रेम में, मूविंग फ्रेम हो चाहे ये यस फ्रेम हो या यस प्राइम फ्रेम हो, इन फ्रेम्स में इनवेरिएंट रहती हैं। तो क्या इनसे जो लॉज बनते हैं वो भी इनवेरिएंट रहते हैं, यही हमको चेक करना है। तो जैसे आप देखिए F इक्वल टू एम ए, ये हम जैसे आप देखिए कि F इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इक्वल टू एम ए, ये इस फ्रेम यस प्राइम फ्रेम से अगर हम काम करें तो कोई मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट है ये यस फ्रेम में रखा है तो उसका जो मास है, अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स हमें इक्वल होगा। लेकिन अगर हम यस प्राइम फ्रेम की भी बात करें तो आप देखेंगे यस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसको आप यस फ्रेम में उठाए तो यह फोर्स अप्लाई किए, और यस प्राइम फ्रेम फोर्स में उठाएंगे तब भी आपको वही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो F इक्वल टू एफ प्राइम, हम यस प्राइम की सारी चीज़ें प्राइम फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे यम आप देखेंगे यस फ्रेम में जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वही यस प्राइम फ्रेम में भी होगा, तो मास पे भी आप इसी तरह से एक्सेलरेशन भी है हमारा, एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन प्राइम, ठीक है। तो ये हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा F है, F प्राइम, ठीक है, आप यही ये सारी वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट करिए। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F प्राइम इक्वल टू M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M प्राइम, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। M प्राइम इंटू A की जगह हम A प्राइम लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, F प्राइम इक्वल टू M प्राइम इंटू A प्राइम, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ है। तो जो लॉ हमें, और आपस में ये दोनों बराबर भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो न्यूटन कहने का मतलब कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, ये हमारा यस फ्रेम के लिए और यस प्राइम फ्रेम के लिए इक्वल है। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक था इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो प्रूफ हुआ, क्योंकि F इक्वल टू एम ए इस फ्रेम में जो है, और F इक्वल टू F प्राइम इक्वल टू एम प्राइम इंटू ए प्राइम, ये हमारा यस प्राइम फ्रेम के लिए है। दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि F इक्वल टू एफ प्राइम, M इक्वल टू एम प्राइम एंड A इक्वल टू ए प्राइम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन Newton's law of motion is all inertial frame under गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट है, मतलब अपरिवर्तित है। कहने का मतलब कि आप किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी एक्सपेरिमेंट से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो एक्सपेरिमेंट या वो एक्टिविटी हम किसी मूविंग फ्रेम में कर रहे हैं, यस प्राइम फ्रेम में कर रहे हैं कि यस फ्रेम में कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में करूं, ठीक है, या वही एक्सपेरिमेंट मैं किसी शिप पे करूं, तो वहाँ दोनों रिजल्ट्स जो आएंगे उस एक्सपेरिमेंट के, दोनों सेम आएंगे। मतलब जो लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका जो रिजल्ट है, वो शिप में जो किया जा रहा है उसका रिजल्ट जो है वो दोनों सेम आएगा। जैसे आप कोई और एक्टिविटी ले लीजिए, जैसे हम अपने प्लेग्राउंड में बैडमिंटन खेलें या किसी पानी की जहाज पे जाके, वहाँ भी कोर्ट बने होते हैं ना, तो वहाँ जाके अगर हम बैडमिंटन खेलें तो हमारी जो स्किल है बैडमिंटन खेलने की वो दोनों जगह सेम रूप से परफॉर्म करेगी। मतलब हर जगह मैं अच्छी तरह से खेल पाऊंगा। अगर या फिर जैसे आप चेस बोर्ड ले लीजिए, आप यहाँ बैठ के चेस खेलिए हमारे साथ, तो आप क्या देखते हैं कि जो हॉर्स होता है हमारा वो 2.5 कदम चलता है, 2.5, एंड क्या अगर आप उसको शिप में खेलेंगे तो क्या 3 कदम चलने लगेगा? नहीं, वो तो हमेशा 2.5 कदम ही चलेगा ना। तो इसलिए कहने का मतलब कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी एक्टिविटी से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप वो एक्सपेरिमेंट, वो एक्टिविटी किस फ्रेम में कर रहे हैं, मूविंग फ्रेम में कर रहे हैं कि या यस फ्रेम में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो क्या है हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि लॉज ऑफ नेचर,
ठीक है, प्रकृति का जो नियम है, लॉज ऑफ नेचर इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर जीटी। तो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं वो एक लो वेलोसिटी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, वो मतलब लो वेलोसिटी वर्ल्ड में ठीक तरह से काम करता है। जब वहीं हमारी लाइफ में हाई वेलोसिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनमें कुछ एरर्स आते हैं, तब उन एरर्स के लिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में कुछ करेक्शंस करते हैं जिनकी मदद से हम हाई वेलोसिटीज़ को डील कर पाते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास लो वेलोसिटी है, जब तक हम लो वेलोसिटी में काम कर रहे हैं तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि तब जो एरर्स हैं इनमें वो नेग्लेजिबल हैं, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इतना कम एरर्स आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, इसलिए हम हर जगह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जिक्र अभी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने मैकेनिक्स की बातें कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ है, ये है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में ठीक हैं, मतलब इनवेरिएंट है, ठीक तरह से काम करते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, तो इन सब के जो लॉ हैं, क्योंकि हमारी दुनिया जो है केवल न्यूटन्स लॉ से ही नहीं पूरी तरह से बधी हुई है, केवल न्यूटन्स लॉ से ही नहीं गवर्न होती, हमारी लाइफ में और सी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इन सब से गवर्न होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जैसे आप मैक्सवेल लॉ ले लीजिए, कूलॉम्स लॉ ले लीजिए, तो क्या ये भी सभी फ्रेम्स में सभी इनर्शियल फ्रेम्स में इनवेरिएंट है? तो अगर हम इन सब की बात करें, मैक्सवेल्स लॉ की बात करें, तो मैक्सवेल्स लॉ जो है यस फ्रेम और यस प्राइम फ्रेम इसमें इनवेरिएंट नहीं है, इनमें ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो इसकी चर्चाएं हम अपनी अगली क्लासों में करेंगे। लेकिन आप देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी है, ये है लॉज ऑफ नेचर इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं, तब के लिए उसी कंडीशन में हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज की बात करते हैं, उनके लिए हमारी रिलेटिविटी ठीक नहीं है। तो क्या हमारी रिलेटिविटी गलत है या हमारे इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस के जो लॉज हैं जैसे मैक्सवेल्स लॉ वो गलत हैं? तो बारे में जो साइंटिस्ट ने वर्क या वैज्ञानिकों ने शोध किए, रिसर्च किए, तो उससे बहुत तरह तरह की नई नई बातें सामने आई, जिनके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।